मैं हूं कामरान खान, एक नई लेक्चर स्पेस एंड टाइम के साथ। पहले स्पेस की बात करते हैं। आसान अल्फाज में स्पेस किसी भी जिस्म का एरिया या वॉल्यूम है, लेकिन फिजिसिस्ट स्पेस को समझने के लिए डायमेंशन का सहारा लेते हैं। चलें डायमेंशन को समझते हैं। ज़ीरो डायमेंशन, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक फुल स्टॉप है जिसमें एक चूंटी फंसी हुई है। ये चूंटी कहीं नहीं जा सकती, ना दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं नहीं। तो आप ये कहेंगे इसके पास स्पेस में किसी भी जगह जाने की कोई डायरेक्शन नहीं है और ये ज़ीरो डायमेंशन में है। लेकिन अगर ऐसा ही एक और पॉइंट इसके आगे बना दिया जाए और इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दिया जाए, तो अब ये चूंटी स्पेस में लेफ़्ट से राइट बआसानी जा सकती है और ये स्पेस की पहली आज़ादी या पहली डायमेंशन है। अगर इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन खींच दी जाए तो आप देखेंगे अब यही चूंटी दाएं बाएं के अलावा ऊपर और नीचे भी जा सकती है और अब ये इसकी सेकंड डायमेंशन है। चलें कुछ बात इंसानी आँख और टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट की कर लेते हैं। टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इंसान की एक आँख काफ़ी होती है, इसीलिए निशानेबाजी के दौरान कोई भी निशानेबाज अपनी एक आँख बंद करके ऑब्जेक्ट को एक प्लेन में देखते हुए आसानी से निशाना लगाता है, जबकि ये काम दोनों आँखों को एक साथ इस्तेमाल करते हुए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलें टू डायमेंशन और एक आँख के दरमियान ताल्लुक़ को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को पोर्ट्रेट एंगल पे कुछ इस तरह रखें कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग पोर्ट भी नज़र आए और डिस्प्ले भी, और एक आँख से आने वाले इस इमेज को देखें। जी बिल्कुल, आपने ठीक पढ़ा, इट्स कमिंग होम। और यही इमेज दोनों आँखों से देखने से ब्लर हो जाता है। अब दोबारा एक और एक्टिविटी परफॉर्म करें। अब अपने फ़ोन को लैंडस्केप एंगल पे रखने के बाद सेम इसी तरह अपनी एक आंख बंद करके साइड से इस इमेज को देखें। जी आपने जो भी पढ़ा, मैं ऐसा कहने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। अब आप ये देखें कि इस इमेज में और पहले वाले इमेज में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन बात यहाँ ये नहीं कि इमेज में क्या फ़र्क है। बात ये है कि अगर हमारी एक आंख चीज़ों को इतनी अच्छी तरह हमें दिखा सकती है तो हमें दूसरी आंख की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलें इसे समझने के लिए एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए अपने दोनों हाथों को चेस्ट से दूर करके अपने दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर टिप्स को आपस में मिलाएं। आप ये काम बआसानी कर पाएंगे। अब यही काम एक दफ़ा दोबारा करें, लेकिन अब शर्त यह है कि अब आपकी एक आंख बंद हो। हाथ चेस्ट से दूर रखते हुए दोनों फिंगर टिप्स को मिलाएं। जी अब यही काम बहुत मुश्किल से हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी एक आंख तीसरी डायमेंशन या गहराई को ठीक तरह नोट करने के काबिल नहीं है। इसलिए हमारी दोनों आंखें मिलकर लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अंदाज़ा लगाती है और हमारी ये दुनिया 3 डायमेंशन है और इन तीनों डायमेंशन को देखने के लिए हमें दोनों आंखों की ज़रूरत पड़ती है। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ये दुनिया, मैं, आप, हम सारे के सारे शामिल हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि ये कायनात सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से बनी है। नहीं, कुछ चीज़ें 2 डायमेंशनल भी हैं, जैसे कि हमारा दिखने वाला साया, ये हकीकतन 2 डायमेंशनल है। इसके अलावा आपको जो कुछ भी आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा है वो सारी की सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल हैं, जैसे कि ये भागता हुआ मैं जो आगे पीछे दाएं और बाएं भागता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं इस फ़ोन के डिस्प्ले से बाहर आ जाऊं और आपको ऐसे दिखूं जैसे कि आगे आने वाले होलोग्राम में दिख रहा है, और ये होलोग्राम 3 डायमेंशन में है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों ही हैं। आपने होलोग्राम देखा है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपने 3 डायमेंशन या 3D मूवीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप किसी 3D मूवी को देखने गए हैं तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इन 3D ग्लासेस के अलावा आप 3D मूवीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन इन 3D ग्लासेस के बावजूद अपनी एक आंख बंद करके अगर आप 3D मूवीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहें तो ये नामुमकिन है। आप ये कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी एक आंख डेप्थ को नहीं देख पाएगी। चलें ये तो बातें हो गई 3 डायमेंशन की। अब चौथे डायमेंशन की बात करते हैं। टाइम चौथा डायमेंशन है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2 आंखें चाहिए, लेकिन अब चौथी डायमेंशन को देखने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या इसके लिए हमें एक और नई आँख की ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारे पास तो सिर्फ 2 ही आँखें हैं। चलें आगे इस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं। हमें इन 2 आँखों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिमाग मिला है और आज तक हम इस ताकतवर दिमाग का सिर्फ 9% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाए हैं। अब इसी दिमाग से वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, वक्त है क्या? वक्त किसी भी 2 इवेंट के दरमियान होने का वक्फा है, जैसे कि ये फर्स्ट इवेंट
और ये सेकंड इवेंट। जो इनके दरमियान गुजरा है वही वक्त है। जैसे कि सुबह एक इवेंट है और रात एक दूसरा इवेंट है, और इनके दरमियान जो वक्फा है वो एक दिन का है। और एक दिन जिसे आज हम 24 घंटों के नाम से जानते हैं, ये एक वक्त की पैमाइश है। और आज हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन इन 24 घंटों में अपना एक स्पिन मुकम्मल कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और चाँद को ज़मीन के गिर्द एक मुकम्मल रोटेशन करने में 30 दिन या 1 महीना लगता है, और ये 1 महीना या 30 दिन भी एक वक्त की ही पैमाइश है। बिल्कुल ऐसे ही मौसमों का बदलना भी हमें वक्त के गुजरने की ही इत्तला दे रहा होता है। 4 मौसम, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां और बहार, ये हमेशा एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही आते हैं। और आज हम ये जानते हैं कि इनकी ये तरतीब ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमने की वजह से है, और ये एक रोटेशन 365 दिनों में मुकम्मल होता है, जो कि 1 साल कहलाता है। वक्त के साथ वक्त की पैमाइश का तरीका दिन, महीने, सालों से घंटों में आना शुरू हो गया, और हमने बनाया और ग्लास। इसमें रेत की मिकदार से घंटे की पैमाइश की जाती थी। वक्त के पैमाइश के तरीके में और तब्दीली आई, और बनाया गया सनडाइल। इसमें सूरज से आने वाली रोशनी से बनने वाले शेडो से वक्त मालूम किया जाता था। लेकिन इस सनडाइल की ख़राबी थी कि ये रात के वक्त काम नहीं करता था, और ना ही तब जब आसमान पर बहुत गहरे बादल हों। तो रात के वक्त की पैमाइश के लिए सितारों की पोजीशन का सहारा लेना पड़ता था। और तब्दीलियाँ सामने आईं, और बनी आज की टिक टिक करने वाली घड़ियाँ, जो कि सेकंड, मिनट और घंटे तक की पैमाइश आसानी से कर सकती हैं। आज हमारे पास एक दिन में हैं 24 घंटे, एक साल में हैं 365 दिन, और इन्हीं 365 दिन को डिवाइड किया गया 12 महीनों में, और हर महीने में हैं एवरेज 30 दिन। सवाल ये है कि क्या वक्त यही है, टिक टिक करने वाली घड़ियाँ, जिसे हमने बनाया है? तो इसका जवाब है नहीं, वक्त को हमने नहीं बनाया, शायद वक्त ने हमें बनाया है। इस गुज़रते वक्त ने ही ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जिससे हमारा वजूद मुमकिन बना, और हम बने एक ज़हीन इंसान। और इस वक्त ने ही हमारे दिमाग में बहुत से मज़ीद सवाल पैदा कर दिए हैं, जैसे कि ये वक्त है क्या? क्या ये वक्त ख़ुद को बूढ़ा होते हुए देखने का नाम है? क्या ये वक्त हमेशा हमसे आगे ही भागता रहेगा? क्या कभी हम इससे जीत पाएंगे? इसे हम गुज़रता महसूस तो करते हैं, क्या हम कभी इसे छू भी पाएंगे, या ये सिर्फ़ एक एहसास का ही नाम रहेगा? क्या हम कभी अपने आप को इस जेलीफिश जैसा बना पाएंगे, जो कि पोटेंशली इमॉर्टल है और जो कभी भी नहीं मरती? या ये गुज़रता हुआ वक्त हमारे दिमाग का कोई धोखा या किसी इल्यूजन का नाम है? पर जो भी है, वक्त एक बहुत बड़ा उस्ताद है, और इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस वक्त को समझने में बहुत वक्त लगा, लेकिन आज भी हम इसे शायद ठीक तरह नहीं समझ पाए। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमें वक्त को समझाने की कोशिश की, ये हैं सर आइज़ैक न्यूटन। इनके मुताबिक टाइम और स्पेस दोनों एब्सोल्यूट हैं, मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इस बात को आसानी से इस तरह समझाया जा सकता है कि न्यूटन ज़मीन पर रहते हुए अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और ज़मीन पर चलने वाला वक्त इस टाइम 10:10 हो रहा है, और इनकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे प्लैनेट मार्स में है, और मार्स में भी वक्त वही हुआ है जो कि ज़मीन पे है। दोनों स्पेस में अलग अलग जगह हैं, लेकिन दोनों का वक्त एक जैसा है, और दोनों जगह पर वक्त के चलने की रफ्तार भी एक जैसी है। अपनी इस गलत सोच और गलत टाइम के मुताबिक ये न्यूटन का आखिरी बाय बाय है, और बगैर शादी किए अपने पहले कानून पर अमल करते हुए रेस्ट इन पीस हो गए। ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके मुताबिक टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं, बल्कि ये रिलेटिव हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और ये दोनों हमेशा मिल के ही रहते हैं। इस स्पेस और टाइम के दरमियान प्यार को समझने के लिए कुछ और प्यारी बातें करते हैं। चलें रिलेटिव स्पेस टाइम को एक मिसाल से समझते हैं। ये है प्लैनेट मार्स में बैठी आइंस्टाइन की गर्लफ्रेंड, और यहाँ वक्त हो रहा है 10:20। यहाँ पे वक्त के गुजरने की रफ्तार ज़मीन पे वक्त के गुजरने की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ है। ये है ज़मीन पे मौजूद अल्बर्ट आइंस्टाइन, और यहाँ वक्त हो रहा है 10:10। ये घड़ी का मसला नहीं है, यहाँ पे वक्त की रफ्तार ही स्लो है। आप इन घड़ियों को जितना मर्जी मैच कर लें, इन घड़ियों के वक्त में फ़र्क आता जाएगा। ज़मीन पे लगी घड़ी स्लो ही चलेगी, और मार्स पे लगी घड़ी तेज़। इसी को कहते हैं रिलेटिव टाइम। और वक्त के गुजरने की रफ्तार स्पेस में हर जगह एक जैसी भी नहीं है। टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हैं, इस बात को एक और मिसाल से समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन की तरह कमारे नहीं मरना चाहते।
इसलिए वक्त और स्पेस को ठीक तरह समझते हुए ये इनसे शादी का फैसला करते हैं और शादी के लिए ये कल का 4 बजे का वक्त मुंतखब करते हैं। क्या इस शादी के इवेंट के होने के लिए सिर्फ 4 बजे का वक्त काफ़ी है? तो जवाब है नहीं। वक्त के साथ साथ एक चीज़ जो अभी भी बाकी है वो है स्पेस, कि शादी किस जगह करनी है। और इस इवेंट के होने के लिए जगह डिसाइड किया जाता है खान पैलेस। तो टाइम और स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं। इस कायनात में होने वाले तमाम इवेंट्स स्पेस में होते हैं। स्पेस के बगैर इवेंट्स का होना मुमकिन नहीं और इवेंट्स के बगैर वक्त का होना मुमकिन नहीं। तो इन दोनों के अकेले होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक कब और कहाँ ये दोनों अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही सवाल का हिस्सा हैं और इन दोनों के मिलने से एक नई चीज़ बनती है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ख्याल से स्पेस खाली नहीं है, बल्कि ये बहुत सी अजीब चीज़ों से भरी हुई है, जिनमें से एक अजीब चीज़ स्पेस टाइम फैब्रिक है और यही स्पेस टाइम फैब्रिक ग्रेविटी का ज़िम्मेदार भी है। चलें एक एग्जांपल से स्पेस टाइम फैब्रिक और ग्रेविटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये काली चादर एक स्पेस टाइम फैब्रिक की तरह है और जब भी इसमें कोई वज़न रखते हैं तो उसके मैस की वजह से इसमें एक कर्व आ जाता है। जब किसी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को इसके गिर्द फेंका जाता है तो इस कर्व की वजह से ये इस भारी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। ये छोटी बॉल्स भी अपने मैस की वजह से इस चादर में एक हल्का सा दबाव डाल देती हैं और इसी दबाव की वजह से ग्रेविटी अमल करती है। ये चादर इस वक्त ज़मीन में है और ये तमाम की तमाम छोटी बॉल्स इस बड़ी बॉल के गिर्द चक्कर लगाते हुए इसके करीब जाके गिर जाती हैं, जबकि स्पेस में ऐसा नहीं होता और स्पेस में ऑब्जेक्ट घूमता ही रहता है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा कर दिया जाए तो ये स्पेस टाइम फैब्रिक पर और ज़्यादा कर्व डालेगा। इस ज़्यादा कर्व की वजह से इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। चलें अब इस बात को प्लैनेट की सतह पर समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा सूरज, जिसका मैस ज़्यादा होने की वजह से ये स्पेस टाइम फैब्रिक को बहुत ज़्यादा कर्व करता है और इसी कर्व की वजह से जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो इसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। अगर आप बाकी प्लैनेट्स को भी देखें तो ये भी अपने मैस की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्व डाल देते हैं और इसी कर्व की वजह से हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है और यही ग्रेविटी मून को प्लैनेट के साथ जुड़े रखती है। इसीलिए जितना ज़्यादा मैस वाला जिस्म उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक पे कर्व आएगा और इस कर्व की वजह से उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारी कायनात में सबसे भारी अजसाम ब्लैक होल्स हैं और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इस कायनात में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लैक होल्स टाइम स्पेस फैब्रिक को सबसे ज़्यादा कर्व करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर ग्रेविटी इस टाइम स्पेस फैब्रिक की वजह से है तो ग्रेविटी हर जगह एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ों को आसान रखने के लिए आपको टाइम स्पेस फैब्रिक की 2 डायमेंशनल डायग्राम दिखाई गई है। हकीकत में टाइम स्पेस फैब्रिक 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा है। तो टाइम स्पेस फैब्रिक हर साइड से कर्व होता है और ग्रेविटी की वजह बनता है। अब सवाल ये है, क्या ये टाइम स्पेस फैब्रिक हकीकत में एग्जिस्ट करता है? तो इसकी एग्जिस्टेंस के हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद हैं, जिनमें से एक एग्जांपल ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेस फैब्रिक में कर्व होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट की बेंडिंग होगी। अगर इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो देखें। इस स्पेस टाइम फैब्रिक के होने का एक और सबूत लाइगो ने हमें दिया। लाइगो एक बहुत बड़ी लैब है जिन्होंने स्पेस टाइम फैब्रिक पर बनने वाली ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। इन्होंने लेज़र की इंटरफेरेंस से ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। आइए इस तरीके को समझते हैं। दूर दराज स्पेस में 2 मैसिव ब्लैक होल के टकराने का एक इवेंट हुआ और इसके टकराने से पैदा हुई ग्रेविटेशनल वेव। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि पानी में वेव पैदा होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये वेव स्पेस टाइम फैब्रिक पर हर तरफ बिखर गई। अब हमारी ज़मीन भी इसी स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर है, तो ये वेव सीधी आकर हमारी ज़मीन से टकराई। इस टकराव की वजह से हमारी ज़मीन बहुत कम मिकदार में स्ट्रेच हुई और ज़मीन के इसी स्ट्रेच होने को लाइगो ने नोट किया। लाइगो ने इस काम के लिए लेज़र की इंटरफेरेंस का सहारा लिया। लाइगो ने स्प्लिटर से लेज़र की रोशनी को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और ये दोनों बीम बहुत दूर पड़े हुए 2 मिरर से टकरा कर वापस आईं और इस टकरा कर वापस आने वाली बीम के इंटरफेरेंस को एक डिटेक्टर से नोट किया गया। जब ग्रेविटेशनल वेव ज़मीन से टकराई तो ज़मीन पर लगा हुआ मिरर ए अंदर की तरफ दबा और जबकि बी बाहर की तरफ स्ट्रेच हुआ। इन स्ट्रेचिंग की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न में एक चेंज नोट किया गया। तो आज हमारे पास स्पेस फैब्रिक के होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं। अब इस स्पेस टाइम फैब्रिक का वक्त के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको जानने के लिए कुछ नेचर की बात करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक नेचर बहुत ताकतवर है
और नेचर ने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया हुआ है, जिनमें से एक चीज़ स्पीड ऑफ लाइट है, और नेचर कभी भी नहीं चाहती कि स्पीड ऑफ लाइट तब्दील हो। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लें कि स्पीड ऑफ लाइट तब्दील नहीं हो सकती, जो कि हमेशा कांस्टेंट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। और इसी स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के चक्कर में नेचर कुछ चीज़ों को स्लो कर देती है, जिनमें से एक चीज़ है टाइम। लेकिन ऐसा मानना आइजैक न्यूटन का नहीं था। आइजैक न्यूटन के मुताबिक किसी भी चीज़ की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनके मुताबिक स्पीड फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर इन्फानाइट फोर्स लगाएंगे तो स्पीड भी इन्फानाइट हो जाएगी। लेकिन वक्त ने आइजैक न्यूटन की इस बात को भी गलत साबित किया। माइकलसन और मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में कांस्टेंट होती है, जिससे आइंस्टाइन की थ्योरी को एक नई जान मिली और लोगों का टाइम के मुतालिक सोचना भी मुख्तलिफ हो गया। अब वक्त का एक नया रंग दिखने में आया। लोगों ने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे कि जो इस स्क्रीन में चल रहा है वो भी आपको प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन जो कुछ देर पहले गुजरा था ये था पास्ट। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर वो है जो आगे आएगा। अब सवाल है, क्या इस फ्यूचर को तब्दील किया जा सकता है, या पास्ट में जाके प्रेजेंट को ठीक किया जा सकता है, या कुछ भी करके टाइम को पॉज करके प्रेजेंट में रहा जा सकता है? इसे समझने के लिए आगे आने वाली वीडियो को बहुत गौर से देखें। शायद इन रिपल्स का बनना आपके लिए एक आम सी बात होगी, लेकिन फिजिसिस्ट इन होने वाले इवेंट्स को आपसे बहुत मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। वो इस पत्थर का पानी में गिरना एक वीडियो की तरह बिल्कुल भी नहीं देखते, जैसे कि आप देख रहे हैं, बल्कि वो इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब कुछ ये है कि अगर ये पत्थर पानी में गिरा तो 1 सेकंड में एक रिपल बना, दूसरे सेकंड में दूसरा, तीसरे में तीसरा। अगर इन रिपल्स के बनने को टाइम फ्रेम में देखा जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, और अगर इन्हें टाइम के मुताबिक अरेंज किया जाए तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ये स्पेस में होने वाले 4 इवेंट्स हैं जो कि हर 1 सेकंड के बाद वकू पजीर हुए हैं। इनको मिलाने से एक लाइट कोन बनती है। इस कोन को आगे बढ़ा के आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि 5वें सेकंड में 4 रिपल्स बनेंगे, 6ठे सेकंड में 5 रिपल्स बनेंगे, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस लाइट कोन को नीचे की तरफ खींचते हैं तो आपको मिलेगा इसका पास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर और पास्ट बताने के काबिल हो गए हैं। चलें फिर ऐसी एक और गेम खेलते हैं। ये एक गेम है जिसे कहते हैं लूडो। आपने बस आगे आने वाले नंबर बताने हैं, जैसे कि 6, 2, 2, 4, सोचें मैं इन नंबरों को पहले कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डाइस का फ्यूचर जानता हूँ। आगे आने वाला हर नंबर मैं जानता हूँ। मैं इन आने वाले नंबरों को पहले कैसे बता पाया, इसे जानने के लिए आगे देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये तमाम तस्वीरें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो तस्वीर अभी आपको दिख रही है वो प्रेजेंट की है, जो गुजर गई वो पास्ट की, और जो आगे आएगी वो फ्यूचर की। अगर आप इन तमाम तस्वीरों के फ्रेम को बहुत तेज़ी के साथ चलता हुआ देखें तो आपको ये एक फ़िल्म की तरह दिखेगा और आपको मैं भागता हुआ नज़र आऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी एक फ़िल्म की तरह है। जो फ्रेम हमारा गुजर गया वो पास्ट, जो फ्रेम आगे आएगा वो फ्यूचर, और जो फ्रेम अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है आपका प्रेजेंट। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आइंस्टाइन का कहना है, Time is not absolute. The distinction between the past, present and future is but a stubborn illusion. मतलब ये कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं है। ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जो पास्ट गुजर गया वो भी मौजूद है, प्रेजेंट जिसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और फ्यूचर ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमारी ज़िंदगी भी एक फ़िल्म की तरह है जिसका फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ डिसाइडेड है, और शायद इसी का नाम तकदीर है। आइंस्टाइन का ये भी मानना है कि आप फ्यूचर और प्रेजेंट में वार्म होल के थ्रू जा सकते हैं। चलें अब थोड़ा वार्म होल को समझते हैं। शायद ये आपको सितारों से भरा हुआ आसमान नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक कर्टन है। पर यह कहना भी गलत नहीं कि ये तमाम के तमाम सितारे और सयारे एक चादर के ऊपर है जिसे स्पेस फैब्रिक कहते हैं, और स्पेस फैब्रिक में भी इस कर्टन की तरह बहुत सी सिलवटें पड़ती रहती हैं। अगर आप इस एक सिलवट में एक पॉइंट ए और बी डिसाइड करें
और अब आप ये सोचें कि एक चूंटी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब ये सोचें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपस में किसी तरह टच करते हैं और चूंटी का साइज़ इतना छोटा है कि वो इस पर्दे के छोटे सुराखों से गुजरकर पॉइंट ए से डायरेक्टली पॉइंट बी तक पहुंच जाती है, जैसे कि एक निडल गुजरती है। अगर इस कर्टन को बहुत ही करीब से देखा जाए तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बहुत छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्पेस टाइम फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और अगर इसे बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा जाए तो इसमें भी क्वांटम फोम लेवल पर बहुत छोटे छोटे सुराख नज़र आएंगे। इन सुराख का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और यही हमारे पास वार्म होल बनाते हैं। तो वार्म होल टाइम स्पेस फैब्रिक में शॉर्टकट्स हैं और ये इंसान के बनाए हुए रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये नेचर के ही बनाए रास्ते हैं जो कि रोज़ाना के मुताबिक बनते और टूटते रहते हैं। लेकिन इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम इसे देख भी नहीं पाते। अगर आर्टिफिशियल वार्म होल बनाना हो तो हमें इसको बनाने के लिए एक्जॉटिक मैटर चाहिए होगा। ये मैटर वार्म होल बनाएगा भी और इसके साइज़ को भी बड़ा करेगा। एक्जॉटिक मैटर नॉर्मल मैटर से बहुत ही अलग होता है। नॉर्मल मैटर का पॉजिटिव मैस होता है। पॉजिटिव मैस की वजह से ये स्पेस टाइम में कर्व बनाता है, लेकिन एक्जॉटिक मैटर ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका नेगेटिव मैस, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये स्पेस टाइम में दबाव डालने के बजाय उसमें उभार बना देता है। वार्म होल एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ओपन हो सकता है, यहाँ तक कि ये ज़मीन में ही एक जगह से दूसरी जगह आपके पास में ही ओपन हो सकता है। अब ये सोचें कि मेरे पास इतनी मिकदार में एक्जॉटिक मैटर आ गया है कि मैं एक वार्म होल को ओपन करने के काबिल हो गया हूँ। अब वार्म होल को ओपन करके मैं अपने ही पास्ट में जाता हूँ और ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 5 मिनट पहले वार्म होल के थ्रू मैं अपने एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूँ जहाँ मैं 5 मिनट पहले बैठा हुआ था। और इस ट्रैवल के दौरान मैं अपने साथ एक गन भी रख लेता हूँ और 5 मिनट पहले जाके मैं अपने ही आप को अपने ही हाथ से गोली मार देता हूँ। यहाँ एक अजीब सवाल पैदा हुआ, गोली किसने चलाई? तो मरा कौन? अगर मैं ही मरा तो गोली चलाने वाला कौन था? ये एक पैराडॉक्स है, एक तरह का ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और ये फितरत के अगेंस्ट भी। तो इसका मतलब ये हुआ फितरत ऐसा करने से हमें रोकेगी और ऐसा हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टाइम ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं एक वार्म होल के थ्रू, तो ज़रा रुकिए, पहले कुछ बातें स्टीफन हॉकिंग से कर लें, जिनका मानना है फीडबैक की वजह से वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है। ये हैं स्टीफन हॉकिंग। ये फीडबैक को कुछ इस तरह समझाते हैं। अगर आपके पास एक माइक है और माइक से आवाज़ सीधी एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होने के लिए जाती है और एम्पलीफायर इस आवाज़ को एम्पलीफाई करके स्पीकर को भेजता है और स्पीकर इस आवाज़ को दोबारा माइक को भेज देती है, तो यहाँ एक सर्कल बन जाता है। आवाज़ एम्पलीफाई होती जाएगी और स्पीकर को मिलती जाएगी। एक वक्त ये आवाज़ इतनी एम्पलीफाई हो जाएगी कि स्पीकर फट जाएंगे और ये साउंड लूप जो बना है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी को कहते हैं फीडबैक। वार्म होल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वार्म होल के बनने पर इसमें कॉस्मिक रेडिएशन दाखिल हो जाती हैं और दाखिल होती रहती हैं, जिसकी वजह से कॉस्मिक रेडिएशन एम्पलीफाई होती जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये इतनी एम्पलीफाई हो जाती है कि ये वार्म होल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर आप किसी ऐसे वार्म होल में सफ़र कर रहे हैं तो ये आपको जला देगी। तो स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि वार्म होल छोटे हो सकते हैं लेकिन इनको बड़ा नहीं किया जा सकता और इसीलिए वार्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल भी मुमकिन नहीं है। चलें अब टाइम ट्रैवल के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। टाइम ट्रैवल को करने का दूसरा तरीका है स्पीड। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर दें तो आप टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। अब इस तरीके के लिए क्या करना पड़ेगा? इतनी स्पीड में हरकत करने के लिए आपको पूरी ज़मीन के गिर्द एक रेलवे का ट्रैक बनाना पड़ेगा और इस पे चलने वाली ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और इसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि ये 1 सेकंड में इस ज़मीन के 7 दफ़ा चक्कर काट सकेगी और इतनी ही रफ्तार होती है रोशनी की। और अगर आप ऐसी ट्रेन के सफ़र के लिए तैयार हैं तो ऐसी ट्रेन का टिकट हमेशा 1 वे होगा, मतलब आप सिर्फ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये ट्रेन आपको सिर्फ फ्यूचर में लेके जा सकती है लेकिन पास्ट में नहीं। और ऐसी ट्रेन के स्टेशन कोई जगह नहीं होगी, बल्कि इनके स्टेशन वक्त के लिहाज से बनाए जाएंगे। अगर मैं किसी ऐसी ट्रेन के सफ़र के लिए तैयार हो जाता हूँ और मैं सफ़र का आगाज़ 2020 में करता हूँ। अब इस ट्रेन के सफ़र के लिए जो टिकट मैंने ख़रीदी है वो 2090 की है। ये ट्रेन नॉर्मल स्पीड से कुछ ही देर में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाती है। इस ट्रेन में स्पीड ऑफ लाइट से 4 दिन तक सफ़र करने के बाद मेरा स्टेशन आता है और जब मैं ट्रेन से बाहर उतरता हूँ तो मैं अपने आप को 2090 में देखता हूँ। ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें वापस जाके दोबारा टाइम डायलेशन को देखना पड़ेगा। आए टाइम डायलेशन को एक मिसाल से समझते हैं। मैं 2020 में रॉकेट से खलाई सफ़र पे जा रहा हूँ और ये मेरा जुड़वां भाई मुझे देखने आया है। मेरे रॉकेट में एक घड़ी लगी है और इस घड़ी को हम दोनों ही देख सकते हैं, मैं भी और मेरा जुड़वां भाई भी।
ये एक लाइट क्लॉक है और इसमें रोशनी ऊपर और नीचे लगे हुए मिरर के साथ टकरा रही है। रोशनी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो है d। एक बात जो कि मैं कई दफ़ा दोहरा चुका वो ये कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट है और नेचर ने इसे कांस्टेंट किया है और इसकी स्पीड फिक्स की है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मैं इसे अपनी आसानी के लिए 3 मीटर पर सेकंड फ़र्ज़ कर लेता हूँ। स्पीड का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है और यहाँ जो चीज़ मूव कर रही है वो है लाइट और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। हम इस फार्मूले में डिस्टेंस और स्पीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके वक्त मालूम करेंगे। इस रॉकेट में मेरे साथ मेरी घड़ी भी हरकत कर रही है। अगर मैं रॉकेट में बैठा रोशनी का तय करदा फासला 6 फ़र्ज़ कर लेता हूँ तो स्पीड ऑफ लाइट को 3 कांस्टेंट मानते हुए जो मेरा वक्त गुजरेगा वो सिर्फ 2 सेकंड होगा। यहाँ डिस्टेंस d रोशनी के सिर्फ एक साइकिल का कंसीडर किया गया है। एक साइकिल का मतलब रोशनी का नीचे वाले मिरर से टकरा कर दोबारा नीचे वाले मिरर को ही टकराना एक साइकिल को मुकम्मल करता है। अब बात करते हैं कि मेरे जुड़वा भाई के लिए भी रोशनी का डिस्टेंस क्या वही होगा जो कि मेरे लिए है, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप इस रोशनी के क्लॉक को दोबारा देखें मेरे जुड़वा भाई की नज़र से तो आप देखेंगे कि रोशनी का रास्ता मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है और रोशनी डायगोनल मूव करते हुए मिरर से कोई ना कोई एंगल बना रही है और इस तरह रोशनी पहले के केस से ज़्यादा फासला तय कर रही है। चलें इस बात को समझाने के लिए मैं रोशनी के रास्ते को सीधी लाइनें बना के जाहिर कर देता हूँ। अब इसी सेम क्लॉक में उसी रोशनी ने मेरे जुड़वा भाई के मुताबिक ज़्यादा फासला तय किया है जो कि 6 मीटर से ज़्यादा होगा। अगर मैं इसे 6 मीटर से ज़्यादा 12 फ़र्ज़ कर लूँ तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को 3 कांस्टेंट करते हुए जो टाइम गुजरेगा वो होगा 4 सेकंड। तो हम दोनों के मुताबिक जो वक्त गुजर रहा है वहाँ पर वक्त के गुजरने की रफ्तार मुख्तलिफ है। ये याद रखिएगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट को चेंज नहीं कर सकते और इसे नेचर ने कांस्टेंट किया हुआ है और इसी स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के चक्कर में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसका टाइम स्लो हो जाता है। अब मुझे मेरे भाई की याद आ रही और मैंने वापस ज़मीन पर जाना है। अब जब मैं ज़मीन पर पहुंचता हूं तो ज़मीन में 2020 नहीं बल्कि 2090 आ चुका होता है और मेरा ही जुड़वा भाई मुझसे 70 साल बूढ़ा हो चुका होता है। यही है टाइम डायलेशन। ये बात मैथमेटिकली तो समझ आ गई, क्या ये हकीकत में ऐसा होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली टाइम ट्रैवल करती हैं। जिनेवा में एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये ज़मीन के नीचे बिछी हुई बहुत लंबी टनल्स हैं। इन टनल्स को सर्कल में अरेंज किया गया है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। इन सर्कली अरेंज्ड टनल में पार्टिकल्स घूमते और एक्सेलरेट करते रहते हैं और एक वक्त आता है कि ये इतना एक्सेलरेट हो जाते हैं कि ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पीड ऑफ लाइट को टच नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही हमने इस टनल में एक छोटे पार्टिकल पाई मेज़ॉन को 99.9% रोशनी की स्पीड से एक्सेलरेट किया तो हमें पता चला कि पाई मेज़ॉन ने टाइम ट्रैवल कर लिया है। पाई मेज़ॉन के टाइम ट्रैवल का अंदाज़ा हमें इसकी ज़िंदगी को देखकर हुआ। इसे कुछ ऐसे समझाया जा सकता है, अगर पाई मेज़ॉन की ज़िंदगी 70 सेकंड है, मतलब ये 70 सेकंड के बाद किसी और चीज़ में टूट जाता है, तो जब इसी पाई मेज़ॉन को स्पीड ऑफ लाइट के करीब तक एक्सेलरेट किया गया तो इसकी ज़िंदगी बढ़ के 100 सेकंड हो गई और इसने टाइम ट्रैवल करके अपने वक्त को स्लो कर लिया और अपनी ज़िंदगी में 30% का इजाफा कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम इस पाई मेज़ॉन की तरह कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? तो इसका जवाब है शायद अभी नहीं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज़ मूव नहीं कर सकती। इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ जो कि इंसान ने बनाई है वो है हीलियो 2 और इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर है और अगर इसको कंपेयर किया जाए स्पीड ऑफ लाइट से तो स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले 0.000001% भी नहीं है। तो किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट के करीब भी मूव करना अभी मुमकिन नज़र नहीं आता और इसलिए टाइम ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट के साथ करना अभी बहुत मुश्किल है। तो चलें कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए। आज हम ये जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और ब्लैक होल के करीब टाइम की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। तो अब टाइम ट्रैवल करने के लिए आपको अपने करीबी कोई ब्लैक होल ढूंढना पड़ेगा और ऐसा करने में हम कामयाब हो गए हैं। एस्ट्रोनॉमर का कहना है 1000 लाइट ईयर दूर क्यूवीटेल नाम का एक ब्लैक होल है जिसके गिर्द 2 सितारे घूम रहे हैं। अगर आप इस ब्लैक होल के करीब पहुंच जाते हैं और आप इस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं
तो अपनी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए आपको कुछ सालों तक इस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, जहां ग्रेविटी की वजह से आपके गुजरने वाला वक्त स्लो हो जाएगा। और अगर आप कुछ सालों के बाद इस ब्लैक होल की ग्रेविटी से निकलकर वापस ज़मीन तक पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि आप दोबारा फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे। ये काम सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक होल एक मॉन्स्टर की तरह है। अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है और आप ब्लैक होल की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं तो आप ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच नहीं पाएंगे और आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे ब्लैक होल में गिर गए तो ब्लैक होल की ग्रेविटी आपके जिस्म को खींचकर सेवियां की तरह लंबा कर देगी और आप स्पैगेटी की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बच जाते हैं और आप ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस कर लेते हैं और ब्लैक होल की सिंगुलरिटी तक पहुंच जाते हैं तो आपका वहां वक्त रुक जाएगा और आप सिर्फ प्रेजेंट में ही फंस जाएंगे। फिर आप कहीं नहीं जा सकेंगे, ना वहां आपका फ्यूचर होगा ना वहां आपका पास्ट होगा, वहां सिर्फ आपका एक ही टाइम फ्रेम होगा और वो होगा प्रेजेंट का टाइम फ्रेम। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में ग्रेविटी की वजह से टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। वो सैटेलाइट जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं वहाँ ग्रेविटी कम है और ग्रेविटी के कम होने की वजह से ज़मीन पर लगा हुआ एटॉमिक क्लॉक और सैटेलाइट पर लगा हुआ एटॉमिक क्लॉक ये कभी मैच नहीं करते। इनमें हर गुजरते दिन के बाद वक्त में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, जो इंसान जुपिटर पे रह रहा होगा उसकी ज़िंदगी ज़मीन पे रहने वाले इंसान से ज़्यादा होगी। चलें अब कुछ आखिरी 2 सवालों के जवाब दिए जाते हैं। फर्स्ट ये कि ये वक्त हमेशा आगे ही क्यों चलता दिख रहा है? तो वक्त बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह है, कहीं पे इसकी रफ़्तार ज़्यादा है और कहीं पे इसकी रफ़्तार कम है। जिस जगह पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इसकी रफ़्तार कम हो जाएगी और वक्त का फ़्लो इस पानी की तरह हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा और ये हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। इस वक्त के आगे बढ़ने को बेहतर समझाने के लिए लॉ ऑफ एंट्रोपी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लेते हैं। लॉ ऑफ एंट्रोपी, इस कानून के मुताबिक कायनात की हर चीज़ एक तरतीब से एक बेतरतीबी की तरफ जाती जा रही है और किसी भी सिस्टम में बिगाड़ पहले से बढ़ता जा रहा है और इस बिगाड़ की वजह से ही हमें वक्त आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब के हमारे जिस्म के सेल में बिगाड़ ज़्यादा होगा बनिस्बत कुछ देर पहले के हमारे जिस्म के सेल के, और इस बिगाड़ की वजह से ही हम एजिंग को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं वक्त के आगे चलने को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इंक का पानी में गिरना और आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे पानी को नीला कर देना, ये भी एक तरह का बिगाड़ है और यही वजह है कि हमें वक्त आगे चलता हुआ महसूस हो रहा है। अब आपके आखिरी सवाल का जवाब, ये फ़िल्म जो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्टर मैं हूँ और इसको मैंने लिखा है और इस लूडो के तमाम आगे आने वाले नंबर्स मैंने ही सेट किए हैं, बिल्कुल इसलिए मैं ये जानता हूँ कि आगे क्या आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की कहानी भी लिखने वाला कोई है और उसी को ही कहते हैं तकदीर लिखने वाला, और ये तकदीर लिखने वाला ही जानता है कि आगे क्या आने वाला है। निज़ाम हंसी चला रहा